जय हिंद साथियों, आपके बीच कंसेप्ट किंग मिथिलेश लेकर के आया है। बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए आपको बेहतरीन कंटेंट जो पैटर्न के अनुसार है। और आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। जो कि पहला क्वेश्चन है आपका कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि विधान परिषद, तो विधान परिषद जो है हमारे देश में मात्र 6 ही राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद है, जिसमें हमारा बिहार भी शामिल होता है, ठीक है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, 6 राज्य में ही विधान परिषद है। तो कौन कौन विधान परिषद है राज्यपाल, उस राज्य का नाम आपको बताते हैं। पहला बिहार, यूपी, बिहार से सटा यूपी है तो बिहार और यूपी। दूसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, कितने हो गए 6। बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 4 हुआ, कर्नाटक, महाराष्ट्र 6 हमारे ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, ठीक है। और इस विधान परिषद में जो है साधारण विधेयक को रोकने का जो है पहली बार में 3 माह तक ही रोक सकता है। और जब फिर से उसको संशोधन करके अगर भेजता है तो 1 माह तक वो रोक सकता है। और टोटल पहली बार में वो 3 माह, और जब संशोधन करके फिर से उसको भेजेगा तो वह 1 माह और रोक सकता है। और टोटली वह कितने माह रोकेगा, 4 माह, ठीक है। तो कितने माह रोकेगा, 4 माह, ठीक है। तो ये है विधान परिषद, ठीक है। हमारे बिहार में विधान परिषद का बिहार में विधान परिषद के सीट कितने हैं, 75 हैं। और विधानसभा का सीट कितने हैं, 200। विधानसभा का कितना है सीट, विधानसभा का सीट 243 है। ये सब याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 243 है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। पहली बात, ये पिनियल ग्रंथि जो होते हैं हमारे मस्तिष्क में होते हैं, ठीक है। और वह मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। मेलाटोनिन हार्मोन करता क्या है हमारे ग्रंथि में, तो रात जब होती है ना तो ये हमको सोने के लिए कहता है, उसको जागरूक करता है मेलाटोनिन हार्मोन। तो वही मेलाटोनिन हार्मोन है जो कि हमको सोने के लिए कहता है कि भाई सो, अब तुम्हारा टाइम हो गया। रात होता है तो ये क्या होते हैं, ये मतलब सक्रिय हो जाते हैं और ये हमें सोने के लिए कहता है। तो ये सोने वाला हार्मोन है मेलाटोनिन, जो कि कहाँ से होता है, पिनियल ग्रंथि से। यकृत तो क्या है, यकृत तो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत। और इससे जो है पित्त स्रावित होता है। क्या होता है, पित्त स्रावित होता है, पित्त निकलता है, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि का काम है सभी ग्रंथि को क्या करना, नियंत्रित करना। सभी ग्रंथि को क्या करता है, पीयूष ग्रंथि नियंत्रित ग्रंथि है। और इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान किया गया है। किसके तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान किया गया है, किसके तहत, ठीक है। किसके तहत किया गया है, अखिल भारतीय। तो अखिल भारतीय की चर्चा जो है कितना में है, 312 में है, 312 में है। और ये संघ लोक सेवा आयोग का से संबंधित है। ये किससे है, संघ लोक सेवा से, ठीक है। ये है अखिल भारतीय से, ठीक है। तो ये हमारा सी का आंसर होगा, अखिल भारतीय से, अखिल भारतीय से, ठीक है, सेवाओं से, अखिल भारतीय सेवाओं से जो है संबंधित है ये, ठीक है। तो 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 312 में है संघ लोक सेवा आयोग। और 9 में
9 में जो है जो संघ और राज्य का जो संघ के जो सदस्य होंगे उसके शर्त को रखा गया है। इसमें क्या चीज़ को रखा गया है? शर्त को रखा गया है। और 310 में है पद है। संघ लोक सेवा आयोग का जो भी जो सदस्य होंगे उसके पद को रखा गया है कितना में? 310 में। तो ये है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस में है? तो 312 में है। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग पूछा जाएगा तो 315। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 10 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। ठीक है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ये है आपका 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? प्रस्तावना में, उद्देशिका में, प्रस्तावना या उद्देशिका बोल दे एक ही चीज़ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? कौन सा स्वतंत्रता है जिसकी वर्णन नहीं है? है ना? तो कौन सी स्वतंत्रता है? विचार की स्वतंत्रता तो है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, न्याय की स्वतंत्रता है। किसका? न्याय की स्वतंत्रता है। बट हमारे प्रस्तावना में जो है आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। क्या नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। याद रखेंगे। और इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आपको अच्छा कंटेंट हम ला सके। मेहनत करते हैं अच्छा क्वेश्चन आपके बीच लाने के लिए, तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मन लगे पढ़ाने में आप लोग के बीच और पढ़ा सकें। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं के बहुत अधिक उत्पन्न होने से कौन सा रोग होगा? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स का अगर वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो आरबीसी की अगर वृद्धि हो जाएगा तब पॉलीसाइथीमिया क्या करेगा? हमारे ब्लड को अधिक आरबीसी को बनाने लगेगा और वो क्या करेगा? जब बनेगा ना तो ब्लड को क्या कर देगा? गाढ़ा कर देगा। और गाढ़ा कर देगा तो क्या होगा? ब्लड संचार में परेशानी होगी। तो वो क्या करेगा? हमें पॉलीसाइथीमिया ही वैसा बीमारी है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को क्या करेगा? कम कर देगा। ठीक है। एनीमिया में तो क्या होता है कि ब्लड की कमी होती है। ठीक है ना। इसमें अस्थि-मज्जा जो होते हैं वो कम ब्लड बनाने का काम करते हैं। ल्यूकेमिया एक कैंसर होता है जो कि वाइट ब्लड कार्पल्स जो होते हैं वो उसमें क्या होता है ल्यूकेमिया कि बोन मैरो में जो है परेशानी डाल देते हैं, जिसके कारण जो है कैंसर उत्पन्न हो जाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? ये अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया क्या है? अनुवांशिक रोग है जो कि ब्लड जो है अगर कट खुट जाता है तो ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड जल्दी क्लोट नहीं होता है। ठीक है ना। तो क्लोटिंग रेट जो है क्या होता है? कम हो जाता है, जिसके कारण जो है हीमोफीलिया में ब्लड नहीं क्लोट होता है। ठीक है। तो ब्लड इसमें नहीं जमता है। तो क्या हो गया? आरबीसी की वृद्धि से पॉलीसाइथीमिया बीमारी होती है। तो याद रखेंगे ये सब चीज। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है। तो एड्रेनालिन हम बताए हैं कि एड्रेनालिन क्या करता है? आपका ये जो हार्मोन है क्या करता है? तनाव
उत्पन्न करता मतलब कि सक्रिय होता है बहुत जल्दी, अगर कोई ऐसा ही घटनाएं होती है तो हमारे शरीर में टूट या एक्सीडेंट चाहे कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो तनाव की स्थिति में क्या करता है, यह एड्रेनलिन हमारा मदद करता है। तो ये तो सही है। एस्ट्रोजन या महिलाओं सेक्स हार्मोन है, बिल्कुल सही। एस्ट्रोजन प्रोस्टेस्टेरोन, प्रोस्टेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन ये दोनों किस में पाए जाते हैं, महिलाओं में पाए जाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, पुरुष में पाए जाते हैं, ठीक है। और इंसुलिन, इंसुलिन जो है क्या करता है, उच्च रक्तचाप नहीं, इंसुलिन हमारा शरीर में मधुमेह को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर इंसुलिन की मात्रा मतलब घट जाएगा तो क्या होगा, मधुमेह, शर्करा की मात्रा बढ़ेगा और क्या होगा, मधुमेह हो जाएगा। तो डोपामाइन हैप्पी हार्मोन के नाम से यह जाना जाता है, डोपामाइन को, ठीक है। डोपामाइन को क्या, हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है, तो इंसुलिन, उच्च रक्तचाप। इंसुलिन का काम क्या है, उच्च रक्तचाप नहीं, इंसुलिन का काम है शर्करा को बढ़ाना और क्या करना, मधुमेह उत्पन्न करना, ठीक है। अगला देखिए, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है ना। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ओडिशा में, है ना। अगला देखिए, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है, वह कौन सा भाग है जो विकसित होकर के फल बनता है। तो अंडाशय है, ओवरी जिसको बोलते हैं, अंडाशय। तो अंडाशय जो है ओवरी, ठीक है। अंडाशय जो है जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन के बाद क्या करता है, ये अंडाशय जो है फल में तब्दील हो जाता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है यह अंडाशय फल में तब्दील होता है और फल के अंदर बीजांड होते हैं जिससे क्या होता है, बीज बनता है पकड़ के। अब परागकोश या नर पुष्प क्या है, नर पुष्प में पाए जाते हैं, इसको पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है, पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है परागकोश को। या नर फूल में होते हैं, किस में होते हैं, नर फूल में होते हैं, ठीक है। किस फूल में होते हैं, नर फूल में होते हैं, यानी इसी को पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र होते हैं किस में, मादा में होते हैं। मादा में ये चिपचिपा पदार्थ होता है। वर्तिकाग्र जो होता है चिपचिपा पदार्थ होता है। पुंकेसर क्या होता है, परागकण को जो है लेकर के जाता है। परागकण जब परागकोश से निकलता है परागकण, ये परागकण का निर्माण करता है। तो परागकण क्या होता है, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से या किसी कीट के माध्यम से क्या होता है, वह वर्तिकाग्र पर पड़ता है ना। वर्तिकाग्र पर पड़ता है तो क्या होता है, वहाँ पर तैयार होता है, भ्रूण तैयार होता है और तब जा कर के क्या बनता है, एक भ्रूण तैयार होकर के फल का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बाह्य दल पर तो गिर जाता है तो बाहर से उसको रक्षा करता है पौधा को, तो ठीक है। तो परागकोश जान गए कि नर में होता है, नर फूल में होता है, इसको पुंकेसर कहते हैं। मादा में वर्तिकाग्र होता है जिसको स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। और अंडाशय में विकसित होकर के क्या बनता है, फल बनता है, ठीक है। अगला देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में मॉन्ट्रियल में जो है एक सम्मेलन बुलाया गया था और उस सम्मेलन में जो है ओजोन परत पर क्षरण से संबंधित चर्चा हुई थी। क्योंकि ओजोन परत जो क्षरण हो रहा है, जिससे ओजोन परत लेयर का जो घट रहा है और उसको जो घटाने वाले पदार्थ है उस पर जो है कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो 1987 में हुआ था,
ठीक है। तो ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है, ठीक है। एक है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ पर जो 1997 में क्या हुआ था, जलवायु परिवर्तन के लेकर के बैठक हुई थी। तो ये सब बातें याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। अगला देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग, योजना आयोग के बाद जो है 1 जनवरी 2015 को क्या चीज गठन हुआ? नीति आयोग का। किसका हुआ? नीति आयोग का हुआ, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का जो है गठन हुआ और उसका जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष होते थे, वही जो है नीति आयोग का भी अध्यक्ष होते थे। कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, तो संशोधन करने के लिए आर्टिकल कितना चाहिए? अनुच्छेद 368। तो 368 जो है अनुच्छेद चाहिए। क्या है ये? आर्टिकल है, अनुच्छेद है, ठीक है। तो अनुच्छेद 368 जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है यह लिया गया है। तो संविधान में जो भी संशोधन किया जाता है वह प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कभी कभी अनुच्छेद भी पूछा गया है, तो अनुच्छेद भी याद रखिएगा। 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन होता है, ठीक है। अमेरिका के संविधान तो मौलिक अधिकार लिया गया है। कनाडा से क्या है? संघीय व्यवस्था लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। तो ये सब जो है याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो हेमिस नेशनल पार्क जो है पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, जब डिवाइड हो गया तो डिवाइड होने के बाद यह कहाँ चला गया? लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ चला गया? लद्दाख में, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? यहाँ देखिए, असत्य पूछा गया है। कौन सा मिलान असत्य है? तो दक्षिण पूर्व अमेरिका, और दक्षिण में और पूर्व में अमेरिका का पार्ट आएंगे, तो दक्षिण और पूर्व ये पार्ट, दक्षिण है और पूर्व है। तो दक्षिण और पूर्व अमेरिका का कौन सा चलता है? टॉर्नेडो चलता है। कौन चलता है? टॉर्नेडो चलता है। तो ये तो सत्य है, टॉर्नेडो। पश्चिमी प्रशांत महासागर, भाई प्रशांत महासागर है तो उसका पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून चलता है। बिल्कुल सही है, टाइफून चलता है। हिंद महासागर में चक्रवात, भाई लेकिन ये कहाँ चलता है? अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग पड़ता है, अटलांटिक महासागर से सटा हुआ, वहाँ पर हरिकेन चलता है, ठीक है। तो अफ्रीका का जो है पश्चिमी पार्ट जो अटलांटिक महासागर है उससे जो है सटा हुआ हरिकेन चलता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगर यहाँ पर चक्रवात रहता तो सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि हरिकेन को हम हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पार्ट है उसमें जो है चक्रवात चलता है, ठीक है। अगला देखिए, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? जूट को ही क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर। क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर बोला जाता है, ठीक है। गोल्डन फाइबर, स्वर्ण रेशा बोला जाता है, रेशा बोला जाता है, ठीक है। स्वर्ण रेशा बोला जाता है इसी को, जूट को। और कपास को क्या बोला जाता है? वाइट गोल्डन बोला जाता है, सफ़ेद सोना बोला जाता है, ठीक है। तो भारत जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है।
ठीक है। तो जूट जो है, जूट तना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तना से। हम गांव देहात में जो है हम लोग पटुआ बोलते हैं या पटुआ बोला जाता है, वही है जूट। उसको पानी में क्या किया जाता है? पहले फुलाया जाता है, तब जाकर के जूट निकाला जाता है। तो पहले बांग्लादेश सबसे ज़्यादा करता था, अब भारत करता है सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन, ठीक है। और कपास जो होता है वो फर के ऊपर होता है, बीज के ऊपर होता है। कपास बहुत मुलायम होता है, ठीक है। ये तना से प्राप्त होता है, वो फर से प्राप्त होता है। कपास दोनों में फर्क यही है, ठीक है। तो कपास को जो है हम बोलते हैं वाइट गोल्डन, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर फिर पूछा गया है, नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। इन चीज पर तो पहले ध्यान रखेंगे कि सुमेलित नहीं है यह है, इस चीज पर पहले ध्यान रखेंगे और उसको पहले अंडरलाइन करेंगे, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, सही है। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है। कपास उत्पादन स्वर्ण रेशा क्रांति, गलत है। अभी तुरंत बताया ना कि क्या है स्वर्ण, ये जूट से है। किससे है? जूट से। ये किससे है? कपास, ये वाइट गोल्डन से है। वो अभी बताया है ना, वाइट गोल्डन से, ठीक है। सफेद सोना, स्वर्ण, यही ना है। तो यही तो गलत हो जाएगा इसका, नहीं यही गलत हो जाएगा। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति, सही है। आलू उत्पादन गोल क्रांति, आलू गोल होता है तो गोल क्रांति, ठीक है। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति, देखिएगा प्याज को तो थोड़ा थोड़ा गुलाबी कलर में भी होता है, तो प्याज गुलाबी क्रांति, ठीक है। तो इस तरह से जो है करके जो है याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, बक्षीय गुहा, थोरेसिक कैविटी और उदर गुहा, अब्डोमिनल कैविटी कौन अलग करता है? भाई हमारा जो बक्षीय गुहा है, ये पार्ट, ये बक्षीय गुहा है। और उदर गुहा जो पेट का ऊपर की भाग हो गया, वो उदर गुहा हुआ, तो उसको कौन सा अलग करता है? तो उसी के ऊपर होता है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है इस तरह का डायफ्राम होता है, जो कि ये इसमें तो हमारा नीचे का पार्ट आ गया, और ऊपर जो हो गया ये जो पार्ट हो गया, ये तो हमारा बक्ष गुहा हो गया। तो उसके जो ऊपर ये होता है, ये सांस लेने में जब हम सांस क्या करते हैं, ऊपर नीचा करते हैं, तो सांस ऊपर नीचा करते हैं तो यही ना फैलता घटता है ना। तो यही जो है हमें सांस लेने में मदद करता है। देखिए, एक प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उसको जो है यह डायफ्राम काम नहीं करता है, वो पसली के जरिए जो है सांस लेता है। एक चीज़ याद रखिए, ठीक है। तो ये उस समय उतना काम नहीं करता है, क्योंकि बच्चे होते हैं जब गर्भ में, तो ये उतना काम नहीं करते, वो पसली के सहारे जो है अपना सांस ले पाती है। तो ये किसी लेडीज़ को देखिएगा कि अगर गिर उड़ गई तो पसली वगैरह टूट जाता है, तो क्या होता है, वो मतलब समझिए कि वो मरने की कगार पर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है लेडीज़ को कहता है कि भाई तुम भारी नहीं उठाओ, या कहीं ऊपर वगैरह चढ़ने उड़ने में, सीढ़ी उड़ी चढ़ने में जो है मना किया जाता है, ताकि गिर उड़ ना जाए। तो ये सब चीज़ है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये कैसे होता है। तो ये डायफ्राम है जो कि अलग करता है दोनों के, किसको? बक्षीय गुहा को और उदर गुहा को। तो उदर गुहा बक्षीय गुहा समझा दिए कि क्या होता है। उदर गुहा जो नीचे की पार्ट है, और बक्षीय जो ये वाला पार्ट है ऊपर का, वही बक्षीय हो गया। तो डायफ्राम, ठीक है, इसका क्या होगा? डायफ्राम लेने में मदद करता है जी। सबसे प्रमुख यही तो अंग है फेफड़ा, ये तो बता दिए हैं। अगला देखिए, हृदय है कि ये 24 घंटा कार्य करता है। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? अब बताइए, क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कह रहा है। श्वास नली, ट्रैकिया जो गला का जो पार्ट होता है लंबा,
लंबा वाला पार्ट, उसी को ट्रैकिया कहा जाता है, जो सांस नली का पार्ट होता है, ट्रैकिया कहा जाता है। स्वर यंत्र, यही तो है स्वर यंत्र, लैरिंग्स, यह ट्रैकिया, यह है लैरिंग्स, ठीक है ना। स्वर यंत्र यही ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करता है। जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, लैरिंग्स ही बोलने में मदद कर रहा है। फेफड़ा तो ग्रसनी, फारिंग्स, फारिंग्स जो होता है वो गले और मुखगुहा के बीच होता है, फारिंग्स, ठीक है। तो इसका आंसर लैरिंग्स हो गया। ध्वनि उत्पन्न करने में कौन मदद करता है, तो लैरिंग्स करता है, ठीक है। अगला देखिए, कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने किया था? कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने किया था? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कौन कौन होता है? प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस कौन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को जो है क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव कहा जाता है। तो ये सब चीज ध्यान रखें, कहीं पूछ दिया जाए तो याद रखें कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कोशिका द्रव और क्या चीज, केंद्रक द्रव को क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव की खोज कौन किया है? पुरकिंजे, जे.ई. पुरकिंजे ने किया है, पुरकिंजे ने किया है कोशिका की द्रव की खोज, ठीक है। रॉबर्ट हुक तो कोशिका की खोज किया है। अगला देखिए, जंतु कोशिका एनिमल सेल के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? भाई जंतु कोशिका एनिमल सेल के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? बाहर से जो आता आवरण होता है, जैसे प्लांट में तो बाहर से जो आवरण होता है वो भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होता है, लेकिन जंतु में जो होता है बाहर से आवरण होता है वो क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है, या इसी को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, या इसी को कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं कोशिका झिल्ली को, ठीक है। कोशिका द्रव तो कोशिका साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म एक चिपचिपा पदार्थ होता है, और यही साइटोप्लाज्म में कोशिका के सभी अंग क्या होते हैं? यही साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस कहा जाता है, या एटीपी का निर्माण ऊर्जा के रूप में करता है ये। केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर हमारा क्या होता है? कोशिका के अंदर केंद्रक होता है जो कि यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, और केंद्रक के अंदर जो है डीएनए वगैरह होता है, ठीक है, पाए जाते हैं। अगला देखिए, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को RER बोलते हैं, की सतह पर क्या लगे होते हैं? इसका स्पेशल वीडियो रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्पेशल वीडियो बनाया हुआ छोटा सा कंटेंट है, बहुत कम समय का, आप जा करके देख लीजिए उसको। कंटेंट में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या काम करता है और ये क्या कार्य है, ठीक है। तो खुरदरी अंतःप्लाज्मिक जो केंद्रक के अंदर होता है, एक फैक्ट्री के रूप में कार्य करता है, मतलब कि यह क्या करता है? निर्माण करने का कार्य करता है हमारे कोशिका के अंदर में, जिससे लिपिड वगैरह का जो है ये निर्माण करने में मदद करता है। तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ER जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। तो जिस पर राइबोसोम पाया जाता है उसको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को तो कोशिका के आत्महत्या की थैली बोलते हैं। गोल्जी क्या करता है? पोस्ट ऑफिस का काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, यह गोल्जी का है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानवी करते हैं कि क्या करता है, ये एटीपी का निर्माण करता है, पावर हाउस कहते हैं इसको। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल।
तो क्लोरोफिल में जो होता है क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है मैग्नीज। मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, मैग्नीज। और क्लोरोफिल में जो पाया जाता है होता है मैग्नीशियम। ठीक है, क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, होता है Mn मैग्नीज, होता है Mg मैग्नीशियम। ठीक है, Mg को मैग्नीशियम, Mn को मैग्नीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए सेंट्रोसोम, इसी को तारक काय बोलते हैं। ठीक है, तारक काय, तो तारक काय मुख्य रूप से जो है जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो है पाए जाते हैं। और ये तो छोटे पौधे में जो है बहुत कम पाए जाते हैं, और बड़े पौधे में जो सेल प्लेट होते हैं जिसके कारण कोशिका का विभाजन होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से लगा करके, तो आप जंतु सेल में मानेंगे। ठीक है, जंतु सेल में लगाएंगे। अगर जनरली पूछ दिया जाए कि सेंट्रोसोम पाए जाते हैं तो आप दोनों में लगाएंगे, क्योंकि छोटे पौधे में कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें पाए जाते हैं, लेकिन बड़े पौधे में जो है सेल प्लेट के जरिए उसका विभाजन होता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम तारकाय का प्रमुख कार्य क्या है, तो कोशिका का विभाजन में सहायता करना। ये ना आएगा, कोशिका के विभाजन में क्या करना, सहायता करना। अगर कोशिका का विभाजन नहीं करेगा तो हमें घाव लगेगी या कुछ तरह का प्रॉब्लम होगा, तो वो भरेगा कैसे, कोशिका विभाजन करके ही उसको भरपाई करेगा ना। इसीलिए कोशिका विभाजन होता है हमारे सेल में, हर जगह कोशिका सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, अगला देखिए वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस उत्तरदायी है, जलवाष्प है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यही सब गैस में है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ये सब गैस जो है क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य रूप से उत्तरदायी जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ठीक है, अगला देखिए तो क्वेश्चन है, खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं क्योंकि, खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ओस एवं धुएं से न्यूनतम होता है। बिल्कुल सही है, ओस एवं धुएं से न्यूनतम होता है, जिससे दूरस्थ स्थान की उसी रंग का दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। लाल रंग का प्रकाश प्रकीर्णन ओस और धुएं से न्यूनतम होता है, जिससे दूरस्थ स्थान से उसी रंग का दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन कम है जिसके कारण यह बिखरता ज्यादा नहीं है, वो दिखाई देता है। प्रकीर्णन ज्यादा होता तो फिर तो बिखर जाता। अगला देखिए, किसी पदार्थ का उपचयन होता है, तो उपचयन ऑक्सीडेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन समझने का कोशिश करेंगे, समझा रहे हैं इसको। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। क्या चीज होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है, वृद्धि होता है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। क्या होता है, ह्रास होता है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, उपचयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, उपचयन। तो देखिए, तो ऑक्सीजन की वृद्धि कहाँ है, ऑक्सीजन की वृद्धि 1 नंबर में है, ऑक्सीजन की वृद्धि। और हाइड्रोजन की कमी, तो हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की ह्रास नहीं, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि, यहाँ तो वृद्धि है, हाइड्रोजन की ह्रास यहाँ है। तो यानी 1
और 4, 1 और 4 कहाँ है हमारा? सी में है। सी हो गया इसका आंसर। 1 और 4 हाइड्रोजन का ह्रास और ऑक्सीजन की वृद्धि। लेकिन क्या होगा रिडक्शन में? क्या होगा अपचयन में? क्या हो जाएगा अपचयन में? अपचयन में क्या हो जाएगा रिडक्शन में? रिडक्शन में क्या हो जाएगा कि इसमें हो जाएगा कि ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा और हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन में। तो ये चीज को ध्यान रखें। ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन तो वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि। यहां देखिए ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। यहां हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ह्रास हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए श्वसन रेस्पायरेशन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? श्वसन जो है कैसी अभिक्रिया है? तो एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी होता है जो ऊष्मा को बाहर करता है और ऊष्माशोषी होता है जो ऊष्मा को अपने अंदर लेता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी तो ये जो है ऊष्मा का क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ये ऊष्मा को क्या करता है बाहर भेजता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये। श्वसन क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर ऊष्मा को अंदर लेता तो क्या हो जाता ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाता। ठीक है, तो ये क्या है श्वसन रेस्पिरेशन क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए सूची को मिलाना है। क्षार है पदार्थ है, इधर है अम्ल या क्षार जो भी है और इधर पदार्थ है, उससे मिलाना है। फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है तो ए को फॉर्मिक अम्ल किससे चीटी के डंक से, चीटी के डंक से। तो 3 नंबर 1 के 3 देखिए 1 के 3 यहाँ है 1 के 3 यहाँ है, डी में नहीं है बी में नहीं। एलिमिनेट करेंगे, पहला बात एलिमिनेट करेंगे, पहले छांटेंगे, वहां हमें समय नहीं देना है, समय नहीं मिलेगा। एलिमिनेट करेंगे और तो हमको 2 कट गया, बी और डी कट गया, हमको ए और सी आंसर मिल रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम चूना में, कैल्शियम कहाँ चूना में। तब बी के एक कहाँ है यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, तो ये कट गया। यानी आंसर कौन हो गया ए हो गया हमारा। सीधे आंसर ए मारेंगे और निकल जाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में, टार्टिक अम्ल इमली में, तो ये हो गया 1, ये हो गया 4। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका होता है साबुन का। 2 नंबर 3 4 2 1 3 3 1 4 2 3 1 4 2 ए में है आंसर हो गया। तो क्या हो गया फॉर्मिक अम्ल चीटी के डंक में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम चूना में, चूना का पानी में, टार्टिक अम्ल इमली या अंगूर में बताए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा साबुन में। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए एक क्या नंबर था 29 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ये 29 नंबर क्वेश्चन था, 29 नंबर। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित रसायनों को उनके सामान्य नामों के साथ सुमेलित कीजिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अरेंज करने में परेशानी होती है तो कट जाता है, थोड़ा सा या छोटा हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग इस चीज को। ठीक है, थोड़ा कम दिखता होगा तो जूम करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित रसायनों में से उनके सामान्य नामों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, नाम दिया गया है उसको सुमेलित करना है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है खाने का सोडा है, तो किसमें बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट को 1 के 2 के साथ 1 के 2 के साथ 1 के 2 कहाँ है इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, काट देंगे। ए और बी में हमको मिल गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट किसका वॉशिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का। तो बी का 4 कहाँ है यहाँ है, यानी हमारा आंसर ये हो गया।
बी में तो नहीं है, एक है, तो ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 है ना, ए का 2 बेकिंग सोडा और बी का 4। नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, यानी 1 नंबर लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी 3 हो गया इसका। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, बी आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो इस चीज को मिला है। अब इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आपके जो पैटर्न पूछा जा रहा है उसी को पैटर्न को फॉलो किया गया है, और आप लोग देखिए और जरूर इसको जो है लगाइए वीडियो रोक करके, ताकि आप लोग को भी ये अच्छा कवरेज हो सके, ठीक है। अगला देखिए, कौन सी धातु या धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है। भाई इसमें से ढूंढना है आपको, सोडियम पोटेशियम और लिथियम में से ढूंढना है आपको कि कौन ऐसी धातु और अधातु है जो कि खुले वातावरण में रखने पर ये जलने लगेगी। तो ऑप्शन आपका है, देखिए सोडियम, सोडियम जो है आपको केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि वो खुले में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। और पोटेशियम भी जो होता है वो भी बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, इसलिए ये दोनों को केरोसिन तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है, ठीक है, दोनों को, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, बाहर में रहने पर ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, आग लगा लेता है, जिसके कारण इसे जो है केरोसिन तेल में रखा जाता है। 1 और 2 कहाँ है, 1 और 2 ए में है, इसका आंसर क्या होगा 1 और 2। और लिथियम, लिथियम जो होता है बहुत ही प्रतिक्रियाशील होता है, ये बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, प्रतिक्रियाशील होता है, ठीक है ना, ये बहुत ही प्रतिक्रियाशील होता है। और इसको जो है, जो हमारा मोबाइल है उसमें जो बैटरी होता है या लैपटॉप हो गया जो भी, उसमें जो है यह भरा जाता है, लिथियम, लिथियम जो मोबाइल का बैटरी होता है उसमें लिथियम भरा होता है। तो ये हमारा आंसर है, सोडियम और पोटेशियम जो वातावरण में रखने पर, खुली वातावरण में रखने पर जल जाएगा चौथा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, ठीक है। देखिए, किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है। अगर नहीं देखे हैं मेरा कंटेंट, बहुत छोटा सा कंटेंट बनाया हुआ है पादप और पादपों पर, तो आप जा करके उसको देखिए, मेरा छोटा छोटा कंटेंट है कोशिका में बनाया हुआ, कोशिका का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जा करके देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस क्या चीज का बना हुआ है, ठीक है, अच्छा से समझाया गया है। तो कवक जो है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसके ओर बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी हुई, ठीक है। लेकिन पादप की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज की होती है। ये पादप की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है इसका। लेकिन कवक की कोशिका भित्ति किसकी होती है, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसीलिए कह रहा है कि किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है। तो किसके कारण भिन्न होती है, क्योंकि इसका कवक के काइटिन की बनी होती है और पादप के सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। अगला देखिए, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य बताएं। SER के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य को बताना है, अंतःप्रद्रवी। पहले जो देखे वो खुरदड़ी वाला था, अब ये जो है क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी। पहले क्या पढ़े, पहले जो पढ़े हम लोग RER पढ़े, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े। अभी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा है कि इसका कार्य क्या है,
तो इसका कार्य है लिपिड का संश्लेषण करना। क्या करना? लिपिड का संश्लेषण करना। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहागार की तरह कार्य करता है? मतलब उसको भक्ष्य करने का कार्य करता है। पता है ना, संहार कर दिया उसको, है ना, तो भक्ष्य करने का काम कौन करता है भाई कोशिका के अंदर? तो यही ना करता है लाइसोसोम, जिसकी खोज डिडुवे ने किया था। ठीक है, कोशिका अंग के मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहागार की तरह कार्य करता है। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ठीक है, तो अब देखिए, डायरेक्ट नहीं पूछा आपको क्वेश्चन, संग्रहार के रूप में पूछा क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, संग्रहार के रूप में पूछा है क्वेश्चन को, आपको डायरेक्ट नहीं पूछा, एकदम पैटर्न को चेंज करके क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन को समझ ही रहिएगा। लाइसोसोम पर स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ, इसमें जाकर के देखिए, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जो है अभी वर्तमान में जो है हमारा 11 को मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और जो संविधान में जो जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को, वो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था। और 44वां संविधान संशोधन में अधिनियम में जो है क्या चीज, मूल अधिकार से किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया, है ना, और 300 के क में रख दिया, आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ये दल बदल जो राजनीतिक दल बदल जो नेता लोग करते हैं दल बदल करके, तो उसका कानून लाया गया, दल बदल कानून। 42वां संविधान संशोधन 1985, याद रखेंगे, ईयर भी पूछ देता है, 52वां संविधान संशोधन भी पूछ देता है, किससे संबंधित था वह भी पूछ देता है। तो दल बदल कानून से संबंधित था, ये किससे था? दल बदल से। ठीक है, और ये तो हो गया संपत्ति हो गया, ये क्या हो गया? नहीं, संपत्ति हो गया। 42वां तो हो गया। 61वां संशोधन क्या है? 61वां 1989, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी रखा गया है ऑप्शन एकदम पकड़ के रगड़ जाइए इसको, इस सबको नहीं रगड़ेंगे मार खाएंगे आप। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में पहले जो हमारा वोट देने का अधिकार था वो 21 वर्ष था, तो 21 वर्ष से घटा करके वोट देने का अधिकार जो है हमारा 21 वर्ष से घटा कर कितना वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। कब? 1989 में। ठीक है, क्या संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 21 वर्ष से 1989 में जो है कर दिया गया कितना? वोट देने का अधिकार। ठीक है ना, वोट देने का अधिकार। ठीक है, आयु घटा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है सब याद रखें। आपको कुछ भी पूछता है हम धनाधन बनाएंगे। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन जो है 1927 में हुआ था। संसद का उद्घाटन जो पहली बार जो हुआ था संसद, उसके जो उद्घाटन 1927 में हुआ था। अगला देखिए,
संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान सत्र को समाप्त करना, पूरे सत्र को समाप्त करना। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करेंगे? हमारा राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। भारत की संचित निधि कितना है? आर्टिकल 266 में संचित निधि क्या है? संचित निधि है 266 में, आर्टिकल 266 में, अनुच्छेद 266 में संचित निधि है। धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? ठीक है, किसका नियंत्रण होता है? भारत की जो संचित निधि है उसमें से धन निर्गमन खर्च करने पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है। कौन करेगा नियंत्रण? संसद करेगा। ठीक है। संचित निधि कितना में है? 266 में, अनुच्छेद 266। अगला देखिए, गोलमेज सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ है। ठीक है। महात्मा गांधी कैसे मिले थे? दूसरे में हुए थे। 1932 में हुए समझौते से प्रावधान था। मतलब क्या प्रावधान था? महात्मा गांधी जो गए गोलमेज सम्मेलन जो सफल रहा, तो वहां पर ये क्या किए थे? मतलब वहां पर जो मांग किया गया था हरिजनों के लिए आरक्षण और सहित संयुक्त निर्वाचन का जो है क्षेत्र मांगा गया था। इसीलिए महात्मा गांधी क्या किए थे? वहां से भाग आए और वह असफल रहा जो है। तो पूछा जाता है कि कांग्रेस की तरफ से जो है दूसरे मतलब महात्मा गांधी जो है किस अधिवेशन में जो है भाग लिए थे? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। इसमें जो है हरिजन के लिए आरक्षण, यहाँ पर देखिए हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन, केवल यहाँ पर पृथक निर्वाचन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? हरिजनों के लिए आरक्षण और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र है। तो इसके लिए जो है गांधी जी उसको छोड़ करके भागे थे और वह असफल रहा। ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। देखिए थोड़ा सा कम दिखता होगा, कोशिश करेंगे, समझाने का कोशिश कर रहे हैं। सूरत विभाजन, तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। 1907 कहाँ है? 4 में, 4 नंबर। सांप्रदायिक अधिनियमन, तो ये हुआ है सांप्रदायिक अधिनियमन निर्णय जो 1932 में हुआ है। कब हुआ है? तो ये 32 कितने में है? 3 में है। सांप्रदायिक अधिनियम का 1932 में है। अब पूर्ण स्वराज का संकल्प 29 में है। तो 29 कितना है? 1 में। अच्छा सी, सर्वदलीय सम्मेलन। तो अब ये इतना से पहले मिलाकर देखिए, पहले 1 से मिलाइए। ए 4 मिल गया है। ए तो कहाँ है? ए यहाँ है, यहाँ है, इसमें नहीं है, ए में नहीं है, काट दीजिए। बी का देखिए, बी 3 में है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। भाई तो ये 2 में तो बी में भी मिल गया, ए में भी मिल गया बराबर। तो एक और हमको खोजना पड़ेगा। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कितना में है? डी का 1। अब डी का 1 देखिए तो डी इसमें नहीं है, डी इसमें है, डी का 1, यानी ये हमारा क्या हो गया? बी आंसर हो गया। एलिमिनेट करेंगे। पूर्ण स्वराज का संकल्प कितना है? 29 में। सर्वदलीय सम्मेलन कितना में है? 1928 में। ठीक है, तो 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन कब है? 1928 में है। ठीक है, तो सूरत विभाजन 1907 में और सांप्रदायिक अधिनियम जो है 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में, पूर्ण स्वराज का संकल्प जो 1929 में, लाहौर अधिवेशन कहाँ का? लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर का 1929 का है ना, जो कौन थे? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं को ढूंढिए।
8वीं अनुसूची में जो है पहले थी 18 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 18 भाषाएं थी, और 4 भाषाएं को और ऐड कर दिया गया 2003 में। कैमा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन में। 92वां संविधान संशोधन में जो है 2003 में 4 भाषा को जोड़ गया। किसको? बोर्ड मास को। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कहां है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यही तो है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यहां पर है डोगरी, सिंधी है तो ये तो नहीं होगा। बोडो, डोगरी, मणिपुरी है, ये तो नहीं होगा। इसमें भी मणिपुरी है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोर्ड मास याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की जगह क्या होता है? जब शून्य रूप से गिर ही रहा हो कोई वस्तु, ठीक है, गिर रहा हो तो क्या होगा? उसमें तो कोई जो है रुकावट नहीं आया भाई, शून्य रूप से गिर रहा है। तो गिर रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? समान हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन उसका समान ही रह जाएगा ना, क्योंकि वो जब शून्य रूप से स्वतंत्र रूप से गिर रहा है शून्य में, तो क्या हो जाएगा? त्वरण उसका समान रह जाएगा, वही त्वरण रह जाएगा जो शुरू से था, ठीक है। और देखिए, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सही है? अब न्यूटन के गति के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है उसको ढूंढिए। तो पहला न्यूटन के जो गति नियम है उसमें क्या किया गया है? परिभाषा दिया गया है पहला में। दूसरा में क्या दिया गया है? व्यंजक दिया गया है। दूसरा में क्या है? बल का, अच्छा यहाँ पर व्यंजक होगा जी, यहाँ पर क्या होगा? व्यंजक होगा, ठीक है। परिभाषा में व्यंजक होगा। द्वितीय नियम से बल की व्यंजक ज्ञात की जाती है, ठीक है। दोनों में परिभाषा लिखा गया था। तो प्रथम नियम से हमारा क्या मिलता है? परिभाषा मिलता है, ठीक है, प्रथम से। और द्वितीय नियम से क्या मिलता है? बल का व्यंजक मिलता है। F बराबर क्या होता है? A होता है, ठीक है। F बराबर ma होता है, व्यंजक प्राप्त होता है हमको द्वितीय नियम से। और तृतीय नियम से संवेग संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। ये भी तो सही है, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, ठीक है। तो ये हमारा तीनों सही है, यानी हमारा डी आंसर सही होगा। व्यंजक है, इसमें परिभाषा लिखा गया था दोनों में, तो ठीक है, व्यंजक होगा, इसका डी आंसर सही होगा। अगला देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को है। उच्च वेग को किस में मापते हैं? उच्च वेग को हम मैक में मापते हैं। किस में मापते हैं? मैक में। मैक कितना में है? 1 में। 1 का 1 देखिए, 1 का 1 इसमें नहीं है, 1 का 1 इसमें है, 1 का 1 इसमें है, इसमें नहीं है, ए और डी में नहीं है। तरंगदैर्घ्य को हम किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। बी का 2 हो गया, बी का 2 देखिए कहाँ है, तो बी का 2 इसमें है, बी का 2 इसमें है, यानी दोनों में है, ठीक है। बी का 2 दाब को पास्कल में नापते हैं, यानी 3, तो 3 देखिए, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया, यानी हमारा सी आंसर निकल गया। एलिमिनेट करेंगे फटाफट वहीं पे, और इस तरह से करेंगे और निकाल देंगे हम। तो क्या हो गया? पास्कल हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, मैक हो गया, और ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। यही तो आंसर हुआ इसका। और देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भाई आप ही के अनुसार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अनुसार ही रखा गया है पैटर्न को, तो आप लगाएं और इसी तरह पे तैयार रहें, इसी तरह के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब एक 1 लाइनर अब क्वेश्चन का कहानी खत्म है, बहुत कम क्रेज है उसका। इस तरह का क्वेश्चन और 1 लाइनर से ही ये बनता है, तो 1 लाइनर पढ़े तो ये भी उसी में आता है, क्योंकि 1 लाइनर जानेंगे नहीं तो इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो अवरक के लिए कौन है? अवरक के लिए गया है, ठीक है। अवरक के लिए कौन है? गया है।
स्वर्ण के लिए कौन है? मुंगेर और जमुई, जमुई। ठीक है, तो एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक का तीन है कट गया, एक का एक है कट गया, एक का चार है कट गया। इसका तो आंसर डायरेक्ट सी निकल गया। ठीक है, एक का क्या हो गया? एक का दो गया, स्वर्ण, मुंगेर, डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ है? रोहतास। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है ये, पेट्रोलियम किशनगंज। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा क्या हो गया? ए का दो, बी का वन, सी का चार, डी का तीन। ठीक है, अगला देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है राज्य के लिए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें होता है? कार्यपालिका की जो शक्ति होती है हमारा राज्यपाल में होता है। केंद्र में किसके होता है? राष्ट्रपति का होता है। राज्य में किसका होगा? राज्यपाल का होगा। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? भाई विधानमंडल जो है, बिहार में जो विधानमंडल है, तो विधानमंडल में जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है विधानमंडल की व्यवस्था? तो विधानमंडल की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 168 के तहत किया गया है विधान। अब विधान परिषद है ये, विधान परिषद, विधान परिषद की जो है गठन का चर्चा 169 में है। ठीक है, विधान परिषद की चर्चा किसमें है? 69 में। 70 में क्या है? विधान, ठीक है, और विधान सभा की, सभा की, विधानसभा की चर्चा किसमें है? 170 में है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया संविधान के अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किसमें है? 168 अनुच्छेद में है। ठीक है, और विधानसभा के 170 में है। अगला देखिए, राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन होते हैं? राज्य में जो विधानमंडल होते हैं उसके कौन कौन होते हैं? तो विधानमंडल में जो होता है, जहां पर अगर विधान परिषद होता है वहां पर क्या होगा? विधान परिषद भी होगा, राज्यपाल भी होगा और विधान सभा भी होगा। जहां है विधान परिषद वहां। ठीक है, तो वही है राज्य विधानमंडल के अंग। राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होते हैं, और जिस राज्य में विधान परिषद है वहां विधान परिषद भी होगा। ठीक है, जैसे केंद्र में जो है संसद का कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, उसी तरह से राज्य में विधानमंडल के कौन कौन अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां विधान परिषद हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और जहां पर नहीं होगा विधान परिषद वहां पर क्या? राज्यपाल और विधानसभा केवल होगा। अगला देखिए, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, उच्च न्यायालय करता है, या राष्ट्रपति करता है? कौन करता है महाधिवक्ता की नियुक्ति? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, और महाधिवक्ता जो है किस अनुच्छेद के तहत? तो 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत किसी राज्य में क्या होते हैं? एक महाधिवक्ता होते हैं। किसी राज्य में जो है एक महाधिवक्ता के किस अनुच्छेद के तहत? 165 के तहत होते हैं। और केंद्र में जो होते हैं महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं?
न्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जिसके अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 के तहत एक महान्यायवादी होते हैं, जिसके नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आज का जो है बेहतरीन कंटेंट आपके बीच लेकर के आया। आप लोगों को कैसा लगा, लाइक जरूर करें और बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा था या और बेहतर किया जाए, जरूर इस पर जो है बताएं। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें यह भी समझ में आए कि आप लोग को अच्छा लग रहा है और आपके पैटर्न के अनुसार था। ठीक है।